नाम है सरदार गोबिंद सिंह। और उस मालिक ने, उस वाहिगुरु ने, उस अल्लाह ताला ने, साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने मुझे 18 साल से अपने इस दरबार साहब में खिदमत का मौका दिया हुआ है, अपनी निगी गोद में बैठने का टाइम दिया हुआ है। जिस तरह मस्जिद में इमाम साहब होते हैं, मौलवी साहब होते हैं, तो इस तरह मेरी यहाँ पे मजहबी पोस्ट है। मेरा डेजिग्नेशन ग्रंथी है, तो ज्ञानी जी कहा जाता है। इस गुरुद्वारे का नाम है गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर साहब। हिस्ट्री के मुताबिक 1521 में बाबा जी श्री गुरु नानक देव जी महाराज, उनकी विलादत 1469 को ननकाना साहब में हुई और 52 साल की ज़िंदगी गुजारने के बाद 1521 में बाबा जी गुरु नानक देव जी महाराज पहली दफ़ा इस मुकाम पे आए। जब बाबा जी यहाँ पे पहुँचे तो उनकी 52 साल की ज़िंदगी गुजर चुकी थी और उनकी बकाया ज़िंदगी के 18 साल थे। तो यहाँ पे आने के बाद बाबा जी ने अपनी ज़िंदगी के जो लास्ट 18 साल थे यहाँ पे गुजारने का फ़ैसला किया, यहाँ पे रहने का फ़ैसला किया। तो फिर बाबा जी ने इस जगह को पहचान देने के लिए इस जगह को करतारपुर साहब का नाम दे दिया। करतार के साथ लफ्ज़ी मैंने करने वाला, जहाँ पे उस अल्लाह ताला के, उस मालिक के बहुत सारे नाम हैं। कोई अपनी अक़ीदत के मुताबिक अल्लाह कहता है, कोई वाहिगुरु कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई राम कहता है, कोई रहीम कहता है। इसी तरह करतार भी उस वहदुल्लाह शरीक का नाम है। तो उस अल्लाह ताला के नाम की निस्बत के साथ बाबा जी ने यहाँ पे करतारपुर नगर बसा दिया, यहाँ पे शहर बसाया। मेरा नाम डॉक्टर राजवंत सिंह है और मैं वाशिंगटन डीसी शहर से हूँ और मैं वहाँ पे डेंटिस्ट हूँ। मेरा जन्म कलकत्ते में हुआ था। यहाँ पे मैं चौथी बार पाकिस्तान की इस धरती पे आया हूँ और करतारपुर में भी मेरा चौथा विज़िट है। गुरुद्वारा करतारपुर ये वो जगह है जहाँ पे गुरु नानक देव जी महाराज यहाँ 18 साल रहे। जब उन्होंने 27 साल की अपनी ट्रैवलिंग के बाद और ट्रैवलिंग में भी उनके साथ भाई मर्दाना जो एक मुस्लिम थे, म्यूज़िशियन थे, और इनका आपस में जो प्यार था वो 37 साल का प्यार। और गुरु नानक भी गाते थे, अपने जो कलाम थे उनको वो गा के लोगों को अपना मैसेज देते थे। गुरु नानक ने एक बड़ी बहुत कमाल की बात की कि उन्होंने जाकर बाबा फरीद जी के दरगाह पे भी गए। वहाँ के उस समय के जो इंचार्ज थे, जो उनके गद्दी नशीन थे, उनसे बाबा फरीद जी का कलाम लिया। इसी तरह उन्होंने हिंदुओं के कई ऐसी जगहों पे जाके उनका कलाम लेकर एक सब इकट्ठे करके उन्होंने सिखों का जो ये ग्रंथ साहिब है, गुरु ग्रंथ साहिब जिसे हम कहते हैं, उसमें इंक्लूड कर लिया। मतलब कि गुरु नानक अपनी जो कलाम के साथ उन्होंने बाकियों को भी वही स्टेटस दिया। और जब हम उनके पास झुकते हैं गुरु ग्रंथ साहब के सामने, तो हम ना सिर्फ बाबा नानक को नमस्कार कर रहे हैं, हम बाबा फरीद को भी कर रहे हैं और कबीर को भी कर रहे हैं और रविदास को भी कर रहे हैं। ये विजन था गुरु नानक का। इसी ही जगह पे 18 साल पूरे करने के बाद, 70 साल की ज़िंदगी पूरी करने के बाद साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज यहाँ से रुखसत हुए, दुनिया से रुखसत हुए, अल्लाह ताला के पास चले गए। तो उनके रुखसत होने के टाइम पे इसी ही मुकाम पे मुसलमान भाइयों का और गुरु नानक नाम लेवा जो संगतें थी, उनका आपस में झगड़ा शुरू हो गया। मुस्लिम कहने लगे कि बाबा जी तो हमारे मुसलमान बुजुर्ग थे, हमारे पीर थे, हमारे वली थे, हम इनको अपनी अक़ीदत के मुताबिक इनकी दरगाह बनाएंगे, इनकी मज़ार बनाएंगे, इनकी कब्र बनाएंगे। तो दूसरी तरफ गुरु नानक नाम लेवा जो संगतें थी, जो उनके ज़ायरीन थी, उनका कहना था कि हम बाबा जी की समाधि बनाएंगे। तो ये कैसे मुमकिन था कि बाबा जी ने तो 70 साल की ज़िंदगी लड़ाई झगड़े ख़त्म करने पे लगाई, प्यार का दर्स दिया, इंसानियत की प्रीच की, वंड छकने का हुक्म दिया। तो ये कैसे हो सकता था कि आखिरी टाइम पे फिर झगड़ा रहने देते, ये झगड़े का फैसला ना करते। तो फिर लड़ने वाले लोगों ने बाबा जी से फैसला लेने के लिए, फैसले की बख्शिश लेने के लिए, बाबा जी को देखने के लिए जब चादर उठाई, तो चादर के नीचे साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज नहीं थे, फूल पड़े हुए थे। लड़ने वाले लोग हैरान हो गए। तो फिर उस चादर
और फूलों को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया। जो आदि चादर और फूल मुसलमान भाइयों को मिले, उन्होंने अपनी अकीदत के मुताबिक गुरु नानक साहब जी की कब्र बना दी, मज़ार बना दी। और जो गुरु नानक नाम लेवा संगतों को मिले, उन्होंने बाबा जी की समाधि बना दी। और इसी ही जगह पे मेरी बैक साइड पे जो आप देख रहे हैं, ये बाबा जी की समाधि है। ये दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है, दिस इज़ दी ओनली प्लेस। करतारपुर में 2 कम्युनिटीज़ के अपने अपने मेमोरियल साथ साइड बाय साइड बने हुए हैं और सिखों का गुरुद्वारा है। तो ये देखिए कि ऐसा मेरे गुरु नानक का मिरेकलस जो विज़न है कि दुनिया में कैसे को एग्जिस्ट किया जा सकता है, उसका जो सिंबॉलिक जो प्रेजेंस है वो करतारपुर में है और इसकी एग्जाम्पल कहीं दुनिया में नहीं है। लंगर का सिस्टम गुरु नानक साहब से शुरू हुआ था कि भूखे को लंगर खिलाना है। तो गुरुद्वारे का पहला SOP ये है कि आपका चूल्हा गर्म होना चाहिए। पंजाबी में चूल्हा कहते हैं, जो चूल्हा जलाते हैं, हम जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, कि चूल्हा गर्म होने का मतलब है कि लंगर तैयार होना चाहिए, कि पहले पंगत और फिर संगत। कि पहले आए हुए बंदे को, मेहमान को, पहले कि आप फिजिकली उसको भूख लगी हुई है, उसको प्यास लगी, आप उसको लंगर खिलाएं। फिजिकली फिट होगा तो फिर उसका ध्यान अल्लाह की तरफ होगा। तो पहले पंगत और फिर संगत। इसलिए जो गुरुद्वारा होता है, हर गुरुद्वारे में जो निशान सब लगा होता है, टावर लगा होता है, उसके लगाने का मकसद ये कि ताकि लोगों को पता चल सके, अगर कोई इबादत की नीयत के लिए आ रहा है तो इबादत कर सके, अगर कोई भूखा है तो लंगर खा सके, किसी के पास शेल्टर नहीं है तो शेल्टर ले सकते। तो इसलिए गुरुद्वारे का पहला SOP ही लंगर होता है। तो लंगर सब के लिए, वहाँ पे कोई तकसीम नहीं है। यहाँ पे आप नमाज भी अदा कर सकते हो, यहाँ पे आप रहाइश भी ले सकते हो। तो लंगर का एक हमारी रीत है, हमारे गुरुद्वारे का एक SOP है। तो इसलिए लंगर सब के लिए होता है। गुरु नानक यहाँ पर 18 साल रहे एक फार्मर के तौर पे, और जो उनके जो फार्म्स थे यहाँ पे, जो उनके खेत थे, उनको पानी इसी खूह से जाता था और उनका घर का भी पानी इसी खूह से लेते थे। ये कुआं हमारे लिए बहुत पवित्र है क्योंकि गुरु नानक इसको यूज़ करते रहे हैं। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा मेरा नाम है जी, और मैं मेंबर प्रोविंशियल असम्बली पंजाब रहा हूँ पाकिस्तान की तरफ से 2013-2018 में। सियासी तौर पे मेरा ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। ये जो करतारपुर साहब का ये जो रास्ता है, जिसको पंजाबी में मलांगा कहते हैं और कॉरिडोर कहते हैं, इसकी डिमांड तो फॉर लास्ट सो मैनी ईयर्स, तकरीबन 25 से 30 साल, इससे भी ज़्यादा लोगों की ख्वाहिश थी, डिमांड थी, पब्लिक प्रेशर था हमारी सिख कम्युनिटी का, चाहे वो भारत के अंदर थी, चाहे वो सिख डायस्पोरा था, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर बसने वाली सिख संगत थी, कि भारत से जो सिख यात्री 4.5 किलोमीटर दूर बॉर्डर के ऊपर खड़े होकर दूरबीन से करतारपुर साहब के दर्शन करते हैं और उनके मन में एक आस्था होती है और उनके मन का एक विश्वास है कि किस दिन ये करतारपुर साहब का रास्ता खुलेगा और वो खुद जाके अपनी आंखों से करतारपुर साहब गुरुद्वारे के दर्शन कर सकेंगे। तो ये तो काफ़ी लंबे अरसे से चल रही थी और बहुत सारे सिख संगतों ने, बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने, बहुत सारे रिलीजियस स्कॉलर्स ने इस पर बात भी की और लोग आके अरदासें भी करते रहे बॉर्डर के उस पर कि रास्ता खुल जाए। बहुत सारे लोगों ने इस पर एफर्ट की। मैं खुद पिछले दौर में हमने बड़ी इस पर एफर्ट की। मुझसे पहले बीबी बेनज़ीर का दौर था, हमसे पहले नून लीग से, उन्होंने बड़ी एफर्ट की और बहुत सारे लोगों ने इस पर एफर्ट की। इंडिया की तरफ से इंडियन जो पंजाब असम्बली है उसमें 2 दफ़ा करारदाद पेश की गई, बट अनफॉर्चुनेटली सुनवाई नहीं। अभी बर्फ़ पिघली है और मेरा ये विश्वास है और मेरा ये यकीन है कि ये सेवा गुरु नानक पातशाह ने जिनसे लेनी होती है वो खुद नुमाइंदों को चुनते हैं। तो इसके लिए गुरु नानक पातशाह ने कमर जावेद बाजवा साहब को चुना। मैं कहता हूँ कि हम पंजाबी में कहते हैं बड़े भाग हैं, बड़े नसीब हैं कि उनसे ये सेवा हो रही है, छोटी बात नहीं है। मेरा नाम फरीदा यूनस है और मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रहा है मेरा 25 साल की मेरा एक एक्सपीरियंस है और अभी रिसेंटली मैंने 18 ग्रेड से रिटायरमेंट ली है इसी प्रोजेक्ट की खातर, झुग्गी स्कूल प्रोजेक्ट। इसका जो बुनियादी थीम था मेरे हस्बैंड मरहूम यूनुस सामान साहब का था। सड़क पर फिरते हुए इन बच्चों को देख के कहीं उनके जहन में ये सोच आई कि तालीम सब के लिए है, तो फिर इन सड़क पे फिरते हाथ फैलाए हुए मैले कुचैले बच्चों का क्यों नहीं।
तो ये एक ऐसा थीम था जो उनके दिल में आया और फिर उन्होंने इस पे सोचा कि क्या काम हो सकता है। तो अपने दोस्तों की मदद से उन्होंने 2013 में इस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया और झुग्गी स्कूल प्रोजेक्ट को उन्होंने एक बाकायदा तौर पे रजिस्टर्ड करवाया और काज़माबाद झुग्गी बस्ती में पहला झुग्गी स्कूल उन्होंने इस्टेब्लिश किया। झुग्गी स्कूल प्रोजेक्ट, इसका बुनियादी मकसद झुग्गी बस्ती में रहने वाले गदागर बच्चों और ख़वातीन को ना सिर्फ तालीम और तरबियत फराहम करना बल्कि इनको हुनर सिखाकर माशरे का मुफीद और फ़ाल शहरी बनाना था। मेरा नाम मोहम्मद शफीक मलिक है और मेरा ताल्लुक़ जर्नलिस्ट कम्युनिटी से है और यहाँ पे चकवाल की जो सबसे बड़ी तंजीम है अल वजूद, जिसे ऑल वर्किंग ऑफ जर्नलिस्ट डिस्ट्रिक्ट चकवाल की है, उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। चकवाल में बेपनाह मसाइल हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा मसला जो है यहाँ पे जो चकवाल की आबादी है 14 लाख इस वक्त चकवाल की आबादी है और इसमें जो बंजारे हैं या जिन्हें फ़कीर हम कहते हैं, इनका कोई इनका ठिकाना नहीं है, कोई इनकी आइडेंटिटी नहीं है, कोई इनका वोट नहीं है और कोई इनकी शनाख्त नहीं है। ये खुद अगर इनको हमने मेन स्ट्रीम में लाना है तो सबसे पहले तो इनको मोटिवेट करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये थी कि ये जो बच्चे थे ये एक अर्निंग हैंड पे भी थे, सोर्स ऑफ इनकम भी थे। कोई 100-50 कमा लिया तो हमें ये एहसास हुआ शुरू में ही कि इनको बहुत मुश्किल है ये कहना कि आप ये सब छोड़ दें और पढ़ने आ जाएं। तो उसमें हमें जो चीज़ें फील हुई पहले सर्वे में वो ये, एक तो इन बच्चों को हमें रोज़ाना कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, कोई ना कोई ऐसी इंटरटेनमेंट इनको हम देनी पड़ेगी, जैसे कभी कुछ रस ले लेते, कोई बिस्कुट ले लेते हैं, कोई जूसेस ले लेते हैं। दूसरा, इनके पेरेंट्स को भी हमें कोई ना कोई ऐसा इंसेंटिव देना पड़ेगा जिस पे ये राज़ी हों, वरना ये नहीं आते थे। इस तरीके से फिर हमने, हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि इन सब हर झुग्गी को हम, हर बच्चे को हम एक मंथली राशन पैकेज देंगे जिसमें घी होगा, चीनी होगी, आटे का थैला होगा। वो अल्लाह का बड़ा शुक्र है, उसका रिस्पांस पहले महीने में ही बहुत अच्छा आया। इन्होंने खुद अपने बच्चे देना शुरू, उससे हमें एहसास हुआ कि जो लोग इनके बारे में सोचते हैं वैसे है नहीं, इन लोगों में भी उतनी ही ख्वाहिश है। इनके बच्चों का IQ लेवल शायद हमारे बच्चों से ज़्यादा है, इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है हमारे बच्चों से ज़्यादा है, क्योंकि ये तो बिल्कुल माँ की गोद से निकलते ही, बल्कि माँ की गोद में ही ये लोग इंडिपेंडेंट होना सीख जाते हैं। उस झुग्गी बस्ती में जो झुग्गी प्रोजेक्ट स्कूल बनाया गया था, वहाँ पे बच्चों को इब्तदाई तालीम देकर और स्कूल की अक़दार से वाक़फ़ियत दिलाकर, स्कूल के माहौल से फ़ेमिलियर करके उन्हें मेन स्ट्रीम स्कूलों में भेज दिया जाता था। जैसे कि तकरीबन 66 बच्चे ऐसे थे जो उस वक़्त गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवाए गए। मेरा नाम युसरा नवाज़ है, मैं 4वीं क्लास में पढ़ती हूँ। मुझे पहले पढ़ना नहीं आता था, ना मैंने पहले पढ़ा है। फिर जब हमारे घर के पास जो कि स्कूल बनाए, बहुत मेहनत हमने भी की और इन्होंने भी साथ में बहुत मेहनत कराई। जब हम इस काबिल हो गए कि हमें अब पढ़ना आ गए, तो फिर इन्होंने हमें दूसरे स्कूल में डाल दिया। हमारी क्लास में 34 स्टूडेंट है जिनके साथ हमारा मुकाबला हुआ है और जिसमें मुझे फर्स्ट पोजीशन आई थी। हम 8 बहनें और मैं 8 बहनों में से कोई भी नहीं पढ़ा हुआ, सिर्फ मैं पढ़ी हुई हूँ। अभी माशाल्लाह इनके ज़रिए मेरे से छोटे बहन भाई है वो भी स्कूल जाते हैं। अभी जो सिचुएशन है, हमने जो ये मेन स्कूल बनाया है, इसमें हमारे पास 3 बस्तियों के बच्चे आ रहे हैं और ये 50 बच्चे हैं। इनके लिए हमने ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम किया है। इनको हम यहाँ पे नहलाते धुलाते हैं। हफ्ते में एक दिन हम शावर डे मना रहे हैं। ट्रांसपोर्ट की सहूलत इनके लिए है। दिन में इनको खाना खिलाया जाता है, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, शूज़ और इनके घर वालों के लिए फ़ूड पैकेज है। इसमें कोई फ़ीस नहीं है, इसमें ना ही कोई गवर्नमेंट की फंडिंग इन्वॉल्व है और ना ही हम किसी से मांग रहे हैं। यहाँ पे हम 3 एरियाज़ में काम कर रहे हैं। एक रस्मी तालीम, एक अखलाकी अक़दार या वैल्यूज़ और तीसरी इनको हुनर सिखाना। रस्मी तालीम में तो आप दीनी और दुनियावी दोनों तालीम कह सकते हैं कि हम इन्हें बुक्स भी पढ़ा रहे हैं क्लास वाइज, और जो दीनी तालीम है उसमें हम इन्हें कुरान पाक, नाज़रा कुरान पाक पढ़ा रहे हैं, नमाज, कलमा, दरूद, दुआएं। चूँकि ये लोग अखलाकी तौर पर बिल्कुल ही बेबहरा हैं, इनकी अखलाकी वैल्यूज़ नहीं हैं और ये नहीं जानते कि हम कौन हैं, इस्लाम क्या है, मज़हब क्या होता है।
तो इसलिए ये चीज़ हम इनको बता रहे हैं कि बेसिकली इंसान होने के नाते इनके हकूक़ और फ़राइज़ क्या हैं और माशरती अक़दार क्या हैं। सो तालीम के साथ तरबियत का अंसर भी इनके साथ शामिल है। जैसे खाना जब ये बच्चे खाते हैं तो बाकायदा दुआ पढ़ के, इनको पता है दुआ पढ़नी है, फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पानी कैसे पीना है, बैठना कैसे है, बातचीत कैसे करनी है। एक छोटा सा वाक़या आपके साथ शेयर करती चलूँ कि जब यहाँ पे हमने स्कूल स्टार्ट किया तो हमारे पड़ोस से ख़ातून आई तो कहती हैं कि मैडम जी ये आपने क्या काम शुरू किया है, ये लोग नहीं बदल सकते, इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो वही रहेंगी और ये गदागर हैं, ये गदागर ही रहेंगे। तो मैंने कहा चलें हम देखते हैं, हम अपना बेस्ट देते हैं। तो आई थिंक 2 से 3 माह गुज़रे थे जब वो ख़ातून मेरे पास आई तो उसने कहा कि नहीं मैम मैं गलत थी, आपने कमाल कर दिखाया। मैंने कहा क्या हुआ? तो कहती है कि मैं गांव गई हुई थी तो जब वापस आई हूँ, रक्शे से उतरी हूँ तो बच्चे आगे से छुट्टी हुई तो जा रहे थे, तो एक बच्चा मुझे कहता है कि आंटी अस्सलाम वालेकुम। तो कहती है कि मैं उसको देख के हैरान हो गई और जैसे मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि क्या ये इनकलाब आ सकता है। मेरा नाम हलीमा सादिया है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी हुई हूँ, FA किया हुआ है। FA के बाद मैं घर बैठी हुई थी तो अपने गांव में बहुत सारे अमीर लोगों को देखती थी कि वो स्कूलों में जाते हैं और उनके बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन एक कम्युनिटी ऐसी थी जिनके बच्चे वो घर में बैठे रहते सारा दिन, तो इधर उधर शादियों पे चले जाते थे, खाना ले आना, भीख मांगना, सब कुछ करते थे। मुझे बहुत दुख होता था। मैं कहती थी कि ये भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं। कुछ बच्चे हम मेरे पास आते थे और कुरान पाक की तालीम देती थी मैं उनको, लेकिन वो इतने ज़हीन थे कि वो फ़ौरन हर चीज़ को पिक कर लेते थे। जो मेरी तरह अपने घरों में लड़कियां लड़के इसी तरह मैट्रिक करके BA करके बैठे हुए हैं, वो भी अपने इर्द गिर्द मोहल्लों में देखें कि कोई बच्चा ऐसा है जिसको तालीम की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि उनकी हेल्प पैसों से की जाए, वो उनके साथ मेहनत करके उनको तालीम हासिल करने में उनकी हेल्प करें और उनको पढ़ाएं, ताकि उनकी इस छोटी सी एफर्ट से ये बच्चा मज़ीद आगे जाएगा और अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। हुनर में हम इनको एक तो कॉन्सेप्ट ये दे रहे हैं कि जो एनवायरनमेंट में हमारी चेंज आ रहा है उसके कॉज क्या हैं और एज इंसान हमारी फ़राइज़ क्या बनते हैं। तो ऐसा हार्मफुल वेस्ट मटेरियल जो कि इर्द गिर्द बिखरा पड़ा रहता है और हमारी ज़मीन के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदेह है, उसको हम कैसे यूज़फुल बना सकते हैं, कैसे रिसाइकल कर सकते हैं। तो उसमें हमने बेसिक 2-3 चीज़ें ली हैं, जिनमें शॉपिंग बैग हैं और प्लास्टिक की बॉटल्स हैं। जिनमें शॉपिंग बैग से हम मुख्तलिफ मैट्स, पर्स, हैंड बैग और मुख्तलिफ चीज़ें उन्हें बनाना सिखा रहे हैं। और जो बॉटल्स हैं उनसे हम मुख्तलिफ आराइशी चीज़ें बनाना सिखा रहे हैं, जैसे फाउंटेन हो गए, छोटे छोटे फाउंटेन लोग ड्राइंग रूम में रखते हैं, तो बहुत खूबसूरती से हम उसमें प्लास्टिक की बॉटल्स को यूज़ कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि हम कुदरती जो चीज़ें हैं, खुश्क करके फूलों को या फिर इर्द गिर्द जो झाड़ियाँ होती हैं उनको यूज़ करके बहुत प्यारे डेकोरेशन पीसेस बनाना बच्चों को सिखा रहे हैं। सेकंड चीज़ जो हम इस प्रोजेक्ट में ला रहे हैं वो है ख़वातीन को हुनरमंद बनाना और उनको इस माशरे का फ़ाल शहरी बनाना। गदागर बच्चियाँ, नौजवान जो सड़क पे फिर रही होती हैं, उनको हम इस स्कूल में ला रहे हैं और उनको हम इसी तरह से सुबह के टाइम नाजरा कुरान पाक और इस्लामी तालीमात, मुख्तलिफ़ मसाइल, उनका हल, दुआएं, नमाज ये सिखा रहे हैं। और फिर सेकंड टाइम में हम उनको सिलाई का हुनर दे रहे हैं। तो सिलाई में भी ये है कि हम जस्ट उन्हें सिखा नहीं रहे, हम चाहते हैं कि वो इसको अपनी अर्निंग का ज़रिया बनाएं और बजाय हाथ फैलाने के वो इस जो रिज़्क़ हलाल कमाने का नशा होता है इससे वो लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। मेरा नाम बाली रानी है और मैं शहर चकवाल में रहती हूँ, जिस महल्ले का नाम है सलगुजरा। और रिक्शे की पहल जो ज़िंदगी थी कि मैं भीख मांगती थी। मैं 12 साल की थी, मेरे अम्मी अब्बू ने मेरी शादी कर दी थी। मेरे अब 2 बेटे हैं। मैं रिक्शे के पैर भीख मांग के 2 टाइम की रोटी बना लेती थी।
और लोग तरह तरह की बातें करते थे। उसके बाद जुग्गी स्कूल बना था इधर, उन लोगों ने कहा कि हम रिक्शा लेके दें तो क्या चला लोगी। मैंने कहा एक माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, ये तो रिक्शा है। मैंने कहा भी ठीक है भी मुझे रिक्शा दे दें। मैंने फिर 1.5 महीना मेरी ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग के बाद इन लोगों ने मुझे रिक्शा लेके दे दिया। जब मैं रोड पे आई तो मुझे महसूस हुआ कि पता नहीं मैं किस काम को शुरू मैंने कर लिया। तरह तरह के लोग बातें करे, रिक्शे वाले इतने तंग करते थे और मैंने किसी की बात अपने माइंड में ली ही नहीं है। मैंने कहा कि मैंने अपने बच्चों के लिए करना है, मैं भला किसी की बात क्यों सुनूं। मैं फिर इसी तरह चलाती रही, फिर मेरी शिफ्टें लग गई। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे बच्चों की लिखी थी वो मुझे मिलती रहती है। और मुझे देख के मैं ख़ातून वो हूँ कि जिसने सबसे पहले इस चकवाल में रिक्शा चलाया, और मुझे देख के अब 12 लड़कियाँ रिक्शा चला रही हैं और उन लड़कियों को भी मैंने ट्रेन किया है। मेरी अपनी ज़िंदगी ख़राब हुई है तो मुझे एहसास हुआ है कि बच्चों की ज़िंदगी अपने वालिदैन ही संभालते हैं और वालिदैन ही बना सकते हैं। मैंने फिर यही कहा है कि मैं इन बच्चों को इतना पढ़ाऊंगी, इतना तालीम दिलाऊंगी कि ये कल किसी काम के हो जाएंगे। कल कोई इस तरह ना कहे कि ये जुग्गी वाले के बच्चे हैं या कि रिक्शे वाले के बच्चे हैं। हर इंसान में बदलने की ख्वाहिश होती है, तो इनमें भी बदलने की ख्वाहिश क्यों नहीं हो सकती। जब इनका बच्चा बहुत अच्छा यूनिफॉर्म पहन के बैग लटका के घर से निकलता है तो एक माँ उसको फ़ख्र से देखती है। मसला ये है कि कौन आपका हाथ पकड़ के उस कुएं से निकाल रहा है जहाँ पे आप रह रहे हैं, या उन मुश्किलात से निकाल रहा है। आई थिंक इनको निकालने वाला कोई नहीं है, ये निकलना चाहते हैं। अभी हमारे पास बहुत सारे गदागर ऐसे आ रहे हैं जो हमें ये कहते हैं कि आप हमारे बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन हमने 50 बच्चों पे क्लोज़ इसलिए किया हुआ है कि हमारे पास मज़ीद एक्सपेंडिचर बर्दाश्त करने के लिए कुछ नहीं है। सो मैं इन 50 बच्चों पे फोकस करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता है कि इर्द गिर्द की बस्तियों के बहुत सारे ख़ानदान ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमारे मुंतज़िर हैं, हम सब के मुंतज़िर हैं कि हम उनका हाथ पकड़ें और उस दलदल से उन्हें बाहर निकालें। कहा यह जाता है कि रियासत होगी माँ के जैसी। क्या ऐसी माँ होती है? रियासत को चाहिए कि इन लोगों को ऑन करे, लेकिन बदकिस्मती से इनके पास शख्सी कार्ड नहीं है और इनके पास वोट नहीं है। अगर इनके पास वोट होते तो ये 50-60 हज़ार वोट अगर यूँ पड़ा होता ज़मीन पे, तो मेरा ख्याल है कोई भी सियासतदान है या हमारा हुक्मरान है वो ज़रूर इनकी तरफ तवज्जो करता। लेकिन चूँकि उन्हें इनसे कोई गर्ज नहीं है, कोई इनको मतलब नहीं है, इनका कोई वोट नहीं है, इनकी कोई पहचान नहीं है, इसलिए इनकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। इसलिए मैंने इसका इंतखाब किया कि पैसा तो आप कमाते ही रहते हैं, लेकिन दिल का सुकून, सेटिस्फेक्शन, और शायद ज़िंदगी में एक लम्हा आता है कि जब आप कहते हैं कि नहीं सब कुछ बेफ़ायदा है, सिर्फ यही है कि आपके हिस्से में जो है वो आप दूसरों के लिए कर लें। सो शायद वो टाइम मुझ पे आ गया और मैंने ये एक डिसीजन लिया कि ये बच्चे जो हैं इनके लिए अब मैं कुछ करूं। चूँकि यूनुस साहब का भी ये एक मकसद था कि वो कहते थे कि मेरे बच्चे एक ख़ास मकाम पे पहुंच चुके हैं, लिहाजा, और मुझे अक्सर कहते थे कि तुम अपनी तनख्वाह में से कुछ हिस्सा इनके लिए दो। उस वक़्त तो मैं उस बात को समझ नहीं पाई, लेकिन अब मैं पेंशन ले रही हूँ और मेरी पेंशन का एक मखसूस हिस्सा इन बच्चों के उसमें जा रहा है और मैं बड़ी खुशी खुशी इन पर ख़र्च करती हूँ, इसलिए कि मुझे रात को बहुत पुरसकून नींद आती है।